ओके, सो ए क्रॉस बी से एक नया वेक्टर सी आ रहा है और सी की क्या खासियत है कि वो ए और बी के हमेशा परपेंडिकुलर है, उसके साथ 90 का एंगल बनाएगा। मैथमेटिकली ए क्रॉस बी को हम डिफाइन करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, magnitude of b, sin of smaller angle theta between the tails of the two vectors into unit vector n। और इसमें थीटा की लिमिट क्या है? थीटा इज लेस देन ग्रेटर देन, सवाल पैदा हुआ सर इसमें इक्वलिटी क्यों नहीं आती? क्योंकि sin 0 is equal to sin 180 is equal to, इसलिए यहाँ पे आप इक्वलिटी इंट्रोड्यूस नहीं करते। अच्छा, अब इस नए वेक्टर के बारे में बात करें कि नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो किसके बराबर है? तो वो ए बी साइन थीटा के बराबर है। और नए वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? राइट हैंड रूल से। कौन देगा? नॉर्मल यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन देगा। तो हम यहाँ पे राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं जो मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था। राइट हैंड रूल के मुताबिक हमें कर्लिंग फिंगर्स क्या देती हैं? सेंस ऑफ रोटेशन। हम क्या देता है? इफेक्ट ऑफ रोटेशन। तो अगर आप अपनी फिंगर्स को ए क्रॉस बी की ओरिएंटेशन में कर्ल करोगे, ठीक है, ये कौन सा कर्ल है? एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर आपको नया वेक्टर सी मिलेगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू राइट हैंड। समझ आती है? अच्छा, इसकी डायरेक्शन कौन दे रहे हैं? नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन दे रहा है। और हम क्या मेंशन करेंगे कि अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो क्रॉस प्रोडक्ट का सेंस ऑफ रोटेशन या इफेक्ट पॉजिटिव है, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो फिर इसका सेंस या इफेक्ट दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये इसकी साइन कन्वेंशन बन जाएगी। फिर इसके बाद इसकी एग्जांपल्स में चैप्टर नंबर 5 पूरा का पूरा क्रॉस प्रोडक्ट है। द होल चैप्टर 5 इज क्रॉस प्रोडक्ट। एग्जांपल बता दें, बिल्कुल बता। पहली एग्जांपल टॉर्क की है जो हमने कल ही पढ़ा था। टॉर्क इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड फोर्स। वर्क तो बेटा डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल है, एफ डॉट एस है। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम है व्हिच इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम। थर्ड एग्जांपल, s is equal to theta cross r, यानी linear displacement is equal to the cross product of angular displacement and radius of the circle। इसी तरह linear velocity v is the cross product of angular velocity and moment arm या radius of the circle। इसी तरह tangential या linear acceleration is the cross product of angular acceleration into angular acceleration and radius of the circle। अब आप इनमें से सिर्फ आपको याद है, बाकी याद नहीं है। चैप्टर नंबर 5 सारा का सारा इसी के ऊपर है। तो जब चैप्टर 5 आएगा तो उसमें आपको ये एग्जांपल सारी की सारी याद हो जाएगी। अगेन जब वो कहेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल्स लिखो, तो एग्जांपल लिखने का क्या मतलब होगा? वेक्टर की एग्जांपल नहीं, वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल। मतलब वो वेक्टर क्वांटिटीज बतानी है जो दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट से आ रहे हैं। तो ये आपके पास वेक्टर की एग्जांपल, वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल बनेगी। अच्छा, एग्जांपल के बाद यहाँ पे हम एक छोटी सी एक्टिविटी में ये भी साबित कर देंगे कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये एंटी कम्यूटेटिव है। एंटी कम्यूटेटिविटी, एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पहले इसको जरा डायग्रामेटिकली देखें। वेक्टर ए, वेक्टर बी, अब अगर आप ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं तो ए क्रॉस बी किसके बराबर है? अ न्यू वेक्टर सी के बराबर है। ठीक है, तो राइट हैंड रूल के मुताबिक उस नए वेक्टर की डायरेक्शन इन दोनों के प्लेन की परपेंडिकुलर होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इधर भी एंगल 90 डिग्री का होगा और इधर भी एंगल, और ये वाला एंगल कोई भी एंगल थीटा हो सकता है। अच्छा, अब नया वेक्टर सी आ चुका है जो दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों वेक्टर के साथ 90 का एंगल बना रहा है। तो हमने फाइंड करना है
बी क्रॉस ए क्रॉस बी से वेक्टर अपवर्ड आ रहा था, बी क्रॉस ए से वेक्टर डाउनवर्ड आएगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन। तो इस वेक्टर का क्या नाम होगा? माइनस सी। ठीक है, तो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस सी। क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर है? नहीं। अब अगर मैं लिखूं ए क्रॉस बी तो वो किसके बराबर है? सी के। ठीक है, और अगर मैं बी क्रॉस ए को इस तरह लिख दूं, सी को इस तरह लिख दूं इस इक्वेशन के मुताबिक कि माइनस बी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू तो हमें पता है ना, माइनस बी क्रॉस ए है, तो रिजल्ट क्या आएगा? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। क्या साबित हुआ? दे आर नॉट इक्वल। इसका मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये एंटी कम्यूटेटिव है। अच्छा, अगर आपको याद हो वेक्टर कंडीशन कम्यूटेटिव था, लेकिन सबट्रैक्शन डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव। तो टोटल 4 ऑपरेशन की, 3 ऑपरेशन की हमने देखे हैं, एडिशन, सबट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में 2 फ्लेवर थे, डॉट और क्रॉस। अच्छा, हम यहाँ पे एडिशन में भी 2 फ्लेवर हैं, एडिशन कम्यूटेटिव है, सबट्रैक्शन, और अगर डॉट प्रोडक्ट हो तो कम्यूटेटिव, क्रॉस प्रोडक्ट हो तो एंटी कम्यूटेटिव हो जाएगा। अच्छा, इसमें अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है क्रॉस प्रोडक्ट में। जरा टॉर्क वाला कल का टॉपिक रिकॉल करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक डोर है, हम इस डोर को क्लोज करना चाहते हैं, लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पे हैंडल है, डोर नॉब है। तो बताइए एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट तक का फासला क्या कहलाएगा? मोमेंट आर्म कहलाएगा। अब हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं इस पॉइंट पर। ठीक है, हमने फोर्स एफ अप्लाई कर दी और मोमेंट आर्म को आगे रीड्रॉ कर देते हैं। ये मोमेंट आर्म है ताकि दोनों वेक्टर्स टेल टू टेल आते हैं, क्योंकि वेक्टर्स के दरमियान एंगल तभी पता चल सकता है जब वेक्टर कैसे पड़े हों, टेल टू टेल। तो देखिए मैंने फोर्स को यहाँ पे लिख दिया और मोमेंट आर्म को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, हालांकि मोमेंट आर्म यहाँ पे था। इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि एंगल 90 होता है। ठीक है, अब अगर मैं फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रॉ करूं तो ये फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है? वाई कंपोनेंट, या परपेंडिकुलर, और ये पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट रोटेशन, इफेक्ट ऑफ रोटेशन पैदा कर सकता है? एफ वाई। और कौन सा कंपोनेंट लीनियर एक्सेलरेशन? तो हमें तो यहाँ पे रोटेशन चाहिए, दरवाजा तो यहाँ पे फिक्स है, यहाँ से मूव नहीं करता, तो एफ एक्स जो है वो जाया हो जाएगा, वो जाया हो जाएगा क्योंकि दरवाजा आगे जाता नहीं है। एफ आई क्या पैदा करेगा? वो रोटेशन पैदा करेगा, तो ये दरवाजा इस तरफ रोटेट हो जाएगा। कौन से सेंस में रोटेट होगा? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, लाइक दिस। ये ऐसे रोटेट हो जाएगा और सेंस ऑफ रोटेशन हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि इसमें एबिलिटी है कि यूं रोटेट करता रहे। अब अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, बल्कि राइट हैंड रूल में जाने से पहले टॉर्क तो यहाँ पे पैदा हो गई है। ठीक है, अब टॉर्क जो पैदा हुई है तो मैं क्या लिखूं कि वो टॉर्क जो है वो आर इंटू एफ के बराबर है, वो टॉर्क आर इंटू एफ एक्स के बराबर है, या वो टॉर्क आर इंटू एफ वाई के बराबर है। क्या सारी फोर्स यूज हो रही है? क्या फोर्स का एक्स कंपोनेंट रोटेशन पैदा कर, कौन सा कंपोनेंट? इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं आर एफ वाई, लेकिन एफ वाई किसके बराबर होता है? एफ साइन थीटा के बराबर होता है। टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ये सबूत हमें मिल गया कि यहाँ पे साइन थीटा क्यों आता है। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि टॉर्क की डायरेक्शन कैसे मिलेगी, तो वो फिर हम किससे फाइंड करते हैं? राइट हैंड रूल से फाइंड कर लेते हैं। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक आर क्रॉस एफ से टॉर्क की क्या डायरेक्शन आएगी? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अपवर्ड। तो यहाँ पे टॉर्क पैदा होगी। समझ आ गई सबको? अब यहाँ पे मैंने क्या बताने की कोशिश की है, इससे कंक्लूजन क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट में कौन सा कंपोनेंट इफेक्टिव होता है? वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट ना प्राप्त करें फिर क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। डॉट प्रोडक्ट में पैरेलल कंपोनेंट। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट इफेक्टिव है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमें रिजल्ट दे रहे हैं, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट में हम
y कंपोनेंट्स को और डॉट प्रोडक्ट में हम नहीं, हाँ x कंपोनेंट्स को प्रेफर करते हैं। अब जब यहाँ पे हम आके डायग्राम ड्रा करते हैं ना तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की बात करते हैं। कैसे करते हैं? ये देखें, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, दिस इज a, दिस इज b। बल्कि ऐसा करता हूँ, मैं डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। ये वाली डायग्राम्स आप जब भी बनाएं तो ये बस इस तरह एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले लें और दूसरा वेक्टर किसी भी एंगल थीटा पे ले लें आप। ये a, ये b, ये दोनों डायग्राम्स एक ही तरह होनी चाहिए। इसलिए देखिए मैं इनके क्लोन पहले से कर लेता हूँ कि मैंने दूसरी दफा भी इनको ड्रॉ करना है और सेम एंगल पे ड्रॉ करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने सिमिलर डायग्राम्स ले लिए। अब जब मैं a क्रॉस b फाइंड करता हूँ थ्रू स्मॉलर एंगल थीटा, तो बताइए a क्रॉस b, ये इसका क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? ए बी। क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूँ ए बी वाई, क्योंकि b साइन थीटा किसके बराबर है? अच्छा, इसका क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड ऑफ a multiplied by component of b perpendicular to a, component of b perpendicular to a। ये हमने एक्सप्लेनेशन दी। ये कहना चाह रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए b का कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है? परपेंडिकुलर या y कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वो नजर भी आएगा। ये देखिए, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया पैरेलल। तो पैरेलल कंपोनेंट अगेन लीनियर मोशन पैदा कर रहा है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट रोटेशन पैदा कर रहा है। यानी देखो ना, इस पॉइंट पर फोर्स लगी तो ये यूं रोटेट करेगा कि नहीं, जैसे कि टॉर्क में होता है इफेक्ट ऑफ रोटेशन। ये देखो, ये है क्या? ए, ये है, ये वाला ए मैंने हाथ में इस तरह पकड़ा, ए है कि नहीं? तो एक और मार्क ये देखिए, ये अगर बी वाई को देखा जाए, फर्स्ट कीजिए बी एक्स को देखा जाए, फर्स्ट कीजिए ये मोमेंट आर्म में क्या है? फोर्स का एक्स कंपोनेंट है, तो ये तो उसको आगे ले जाना चाहते हैं। yes, लेकिन ये कौन सा कंपोनेंट है फोर्स का? परपेंडिकुलर या वाई कंपोनेंट। देखिए वाई कंपोनेंट ऊपर की तरफ क्या पैदा कर रहा है? क्योंकि इसके एक एंड फिक्स है, तो ये आगे तो जा नहीं सकता, लिहाजा ये रोटेट कर रहा है। एग्जैक्टली ये यहाँ पे हो रहा है कि ये बी वाई भी इसमें क्या पैदा करेगा? इफेक्ट ऑफ रोटेशन पैदा करेगा। तो इस बी वाई कंपोनेंट की वजह से फिर ये वाला आर्म यू रोटेट करेगा। समझ आई बात? yes. अच्छा, अब या तो बी वाला बी का वाई कंपोनेंट ए को रोटेट करेगा, या फिर दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है, अगेन ये ए है, ये बी है, इनके दरमियान बनने वाला एंगल थीटा। अब अगर मैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या मैं उसे ऐसे लिख सकता हूं? ए बी साइन थीटा लिख सकता हूं। अगर मैं कहूं कि मैं बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड निकाल दूं तो वो किसके बराबर होगा? बी ए साइन थीटा। फिर मुझे बताएं कि ये ए साइन थीटा किसके बराबर होगा? ए वाई के बराबर होगा। इस स्टेटमेंट का फिर क्या मतलब होगा जैसे हमने यहाँ पे लिखा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी टाइम्स कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, यानी ए का वो कंपोनेंट जो बी के। अब मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हुए किस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है? 90 के एंगल का। तो यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर लेके आए तो वो दोनों तरफ कितना एंगल बना रहा हो? 90, जो आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख भी रहे हो। और फिर आपको नजर आ गया होगा ये कौन सा कंपोनेंट है ए का? एक्स ना कर करें ना, पैरेलल का करें। अब तो आप बड़े हो, कौन सा कंपोनेंट है ये? कौन सा कंपोनेंट है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। अच्छा, अब पैरेलल कंपोनेंट बी को लीनियर मोशन कराना चाहता है, लेकिन ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट रोटेशन। जरा देखिए ना, जिस डायरेक्शन में ये लग रहा है ये यूं रोटेशन पैदा करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। इट इज लाइक दिस। तो ये कौन सा कंपोनेंट हो? परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो, जो क्या पैदा कर रहा है? रोटेशन। इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट में कौन से कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है? परपेंडिकुलर। समझ आ गई? तो वहां पे हमने प्रोजेक्शंस फाइंड की थी, यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट। डॉट प्रोडक्ट में प्रोजेक्शंस फाइंड की और क्रॉस प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर।
सबको बता दूं कि आप सो रहे थे या उठ जाओगे? अगर उठ जाओगे तो बात हमारे दरमियान में नहीं है। नहीं, मैं आपका नहीं कह रहा, आपके पीछे ये जो बिल्कुल आराम से बैठा है और अब हंस रहा है, ये हाँ ये बैठ बताऊं सबको कि सो रहे? बताऊं क्या नहीं? चलो बस हम आपस में उठ गए, एसी लगाओ, पंखा लगाओ, बच्चों को अच्छी नींद आती है, सो जाए और किसी को नहीं खाई ऐसे चला के ना आपको भी नहीं। मैं ऐसा करता हूँ, ये पीछे देखो हैंडल पर है रोटी को। हाँ है, तो मैंने कहा कि आपके पढ़े तो बहुत पीछे चले। अच्छा उधर होके बैठ के ठीक है बेटा, सोना चाहते हैं ये लेट बेटा, सोफा सेट लेट हमें बनाए हुए इसीलिए बनाए। अच्छा परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्लियर हो गया। अब लास्ट में इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्रॉस प्रोडक्ट की। मोमेंट आर्म का दूसरा नाम क्या था? मुझे नहीं पता, इसमें बायो तो कोई भी नहीं है यार। लिवर आर्म, लिवर आर्म, लिवर आर्म कहते हैं। किडनी कहाँ से आ? सर से मैं लगती हूँ किडनी की। अच्छा अच्छा, एक फिजिकल सिग्निफिकेंस इसकी ये है, इधर देखिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड से आप दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ए क्रॉस बी किसके बराबर है? ए बी साइन थीटा के बराबर है। बेटा मैं इधर देखिए क्या लिख रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। चलिए अगर मैं एन लगा दूं, इधर देखिए साबित करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे भी एब्सोल्यूट लगाऊंगा क्योंकि वहां पे भी एब्सोल्यूट लगा, दोनों तरफ लग गया। अब क्योंकि ए भी मैग्नीट्यूड है, बी भी मैग्नीट्यूड है, साइन थीटा तो एक नंबर है, तो हम तो मैग्नीट्यूड वेक्टर का फाइंड करें। बताइए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? तो ये निकल जाएगा ए बी इंटू साइन थीटा इंटू 1 इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। समझ आ गई? अच्छा खैर टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं वो यहाँ से शुरू होता है, ये एक्सप्लेनेशन मैंने दी। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। अब अगर दोनों साइड्स पर ए बी से डिवाइड कर लें या ए बी को सिंपली डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें राइट साइड पर, तो साइन थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू a क्रॉस b डिवाइडेड बाय। अब अगर आप एंगल निकालना चाहते हैं तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ a क्रॉस b डिवाइडेड बाय। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हमें दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करने में हेल्प करता है। अगर आपको कोई कह दे a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है, ठीक है, a का मैग्नीट्यूड 1 है, b का मैग्नीट्यूड 2 है, तो बताइए दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होगा? कैलकुलेटर है तो ये वाला फार्मूला यूज करें, जुबानी वैल्यूज याद है तो आप ये वाला यूज करें। तो बहरहाल इसमें जब आप वैल्यूज पुट करेंगे और कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेशन करेंगे 30 आएगा बिल्कुल। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 1, ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 2, तो इससे रिजल्ट आता है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, जो किसके बराबर होता है? 30 डिग्री के बराबर होता है। समझ आई? अच्छा ये खत्म हो गया। एक छोटा सा एमसीक्यू अब आप लोग सॉल्व करेंगे।
मुझे बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि A क्रॉस B मैग्नीट्यूड को A डॉट B पर डिवाइड करने से कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ सकती है इनमें से ठीक है, ये फाइंड करना है। ऑप्शन है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा या नन। श्योर? सॉल्व करूं या समझ आ गई है? साइन ए क्रॉस बी किसके बराबर है? ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? ए बी साइन थीटा। A क्रॉस B मैग्नीट्यूड इज ए बी साइन थीटा एंड A डॉट B किसके बराबर है? ए बी कॉस थीटा। अच्छा, ए बी मैग्नीट्यूड नहीं, A डॉट B मैग्नीट्यूड नहीं लिखते क्योंकि A डॉट B होता ही मैग्नीट्यूड, तो स्केलर है। अब अगर दोनों को डिवाइड करें, A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, इधर डिवाइड करें A डॉट B पे और इधर ए बी कॉस थीटा पे, ये दोनों रिजल्ट साइन बाय इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा का दूसरा नाम क्या है? स्लोप। इसको स्लोप भी कहते हैं। बहरहाल खैर, वो स्लोप जब मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा तब फिर इंशाल्लाह कवर करूंगा आप लोगों को। फॉर नाउ ये आपका अच्छा काम हो गया।